मंच पे बैठे हुए वाल जी और यहाँ के हमारे बड़े बुजुर्ग जो मंच पे बैठे हैं, हमारे क्रांतिकारी साथी संचालक महोदय जी, और सामने इस इलाके के क्रांतिकारी योद्धा जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, आप सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, जो बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं उनका अपना महत्व होता है, और जो इस तरीके से हमारी सभाएं होती हैं, जागरूकता सम्मेलन होते हैं, जन जागृति अभियान होते हैं, उनका अपना अलग महत्व होता है। 25,000, 30,000, 20,000 जब किसान होते हैं तो वहां सिर्फ में भाषण होते हैं, और जो हमारी ऐसी सभाएं होती हैं वहां पे हम एक एक बात बारीकी से करते हैं। बड़ी रैलियों में हर किसी के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है, 5 मिनट 7 मिनट, क्योंकि मंच की अपनी प्रतिष्ठा होती है। लेकिन जब हम ऐसे बैठते हैं, संवाद करते हैं, तो उसका अपना अलग महत्व होता है। यहां पे पूरा टाइम होता है, हम भी अपनी बात कह सकते हैं और आपकी बात, आपके सवाल सुन भी सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मेरा एक निवेदन यह रहेगा, जो हमारे आयोजक हैं यहां के, कि हम अपना टाइम 2-2 मिनट बेशक हटा लेंगे, लेकिन अगर आम लोगों के सवाल हो कानूनों के ऊपर, आंदोलन के ऊपर, एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर, तो हमारे बीच में मोर्चा के सबसे सीनियर नेताओं में से एक आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आए हुए हैं। उनके पास समय बहुत कम होता है, लेकिन जितना भी समय है उनके पास, हम कोशिश करें उसका अधिक से अधिक हम सदुपयोग करें, अधिक से अधिक उस समय का हम इस्तेमाल करें। साथियों, जो पिछले 10 महीने से संघर्ष चल रहा है, बहुत सारे साथी कहते हैं कई बार, वो है तो पूरे तरीके से आंदोलन के साथ, लेकिन संघर्ष इतना लंबा हो गया तो वो कई बार पूछते हैं कि भाई 10 महीने में आंदोलन ने क्या हासिल किया, 10 महीने के संघर्ष की क्या उपलब्धि है, ये उनका सवाल होता है। साथियों, जब आंदोलन शुरू हुआ उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 66% थी, 66%। जो आपका ये 10 महीने का संघर्ष है, जो पूरे देश के किसानों की 10 महीने की तपस्या, उनकी साधना, उनका जो जोश और जज्बा है, उस जोश जज्बे में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को 66% से घटा के 22% पे ला दिया। जो पिछले 7 सालों से जो ये सरकार बेलगाम होगी थी, उस सरकार पे नकेल कसने का काम आप लोगों के 10 महीने के आंदोलन ने किया है। ये आपकी उपलब्धि है, ये आपके संघर्ष की उपलब्धि है। अक्सर क्या होता था पहले, खासकर हरियाणा में, जब शिवरात्रि का त्योहार आता था तो नौजवान, बड़े बुजुर्ग सारे जाते थे हरिद्वार और वहां से कावड़ लेके आते थे। अब की बार गांव के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, सबने यह तय किया कि जो सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर है, ये हमारे लिए धाम है। जो वहां पर हमारे बुजुर्ग 10-10 महीने से बैठे हैं, जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये हमारे लिए असली देवी देवता है। तो अब की बार हरियाणा से कम कई हजार गांव से, गांव का पवित्र जल और पवित्र माटी लेके लोग सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। ये इस आंदोलन की उपलब्धि
पाखंडवाद की तरफ जाता जा रहा था, उस समाज को दोबारा से पटरी पे लेके आए, ये इस आंदोलन की उपलब्धि है। और एक जीत के जो हमारे साथी थे, उन्होंने तो कमाल कर दिया। उस दिन आदरणीय दल्लेवाल जी भी मंच पे थे, तो उस समय जींद के साथी सैकड़ों की संख्या में पैदल चल के आए ठक्कर टोल से। उन्होंने कहा कि भाई जो अपने गांव का पवित्र जल और पवित्र माटी लेके आए हैं, इस पवित्र जल और पवित्र माटी से किसी मूर्ति को साफ नहीं करेंगे, बल्कि जो सामने के पंडाल में, आप देखो इस चीज को समझो। मैं तो हरियाणा के नौजवान क्या कह रहे हैं मंच पे आके, हरियाणा के नौजवानों ने कहा उस दिन सिंघू बॉर्डर पे कि जो सामने के पंडाल में पंजाब का सबसे बुजुर्ग किसान बैठा है, उसको स्टेज पे बुलाया जाए, अपने गांव के पवित्र जल से उस बुजुर्गों के पैरों को धोने का काम हम करेंगे। यही इस आंदोलन की उपलब्धि है। हमारे जिस समाज को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पानी के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बांट कर रखा गया था, उस समाज को एकजुट करने का काम इस आंदोलन ने किया है। और साथियों, मैं आपको एक बात कह दूं, यह आंदोलन आपका शांतिपूर्ण रहा, इसलिए आपका आंदोलन इतना बढ़िया चल रहा है। नहीं तो इससे पहले जिन जिन आंदोलनों में हिंसा हुई, उन आंदोलनों में बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिला। लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण है, नौजवानों ने शांति बना के रखी, इसलिए आंदोलन इतना बढ़िया चल रहा है। हम क्यों लड़ रहे हैं, यह समझना बड़ा जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि लड़ाई का मकसद क्या, उद्देश्य क्या, जब तक आंदोलन पूरी ताकत से हम नहीं लड़ पाएंगे। साथियों, आज पूरा देश बेचा जा रहा है, बस खरीदने वाला चाहिए, बोली लगाने वाला चाहिए। जो खून पसीने की मेहनत से आप लोगों ने जिस हिंदुस्तान को बनाया, आज उस हिंदुस्तान को मोदी सरकार खुलेआम सरेआम नीलाम करा रही है। अभी नया एक प्रोजेक्ट लेके आए, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। उस प्रोजेक्ट के तहत सड़क भी बेची जा रही है, सड़क भी किराए पर दी जा रही है, रेलवे ट्रैक भी बेचे जा रहे हैं, रेल की लाइन भी बेची जा रही है, रेलवे स्टेशन भी बेचे जा रहे हैं, स्टेडियम भी बेचे जा रहे हैं, गैस और तेल की पाइपलाइन भी बेची जा रही है, जो ये हाई टेंशन वायर होती है ये भी बेची जा रही है। सब कुछ बेचा जा रहा है, बस खरीदने वाला चाहिए। और खरीदने वाले भी कौन है? इनके दो ही है खरीदने वाले, अंबानी और अडानी। प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि पिछले 3 साल में उन्होंने देश के लिए 310 लाख करोड़ रुपए दे दिए, झूठ बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कहती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए 6 लाख करोड़ में पूरा देश किराए पर दिया जा रहा है। साथियों, जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उस कंपनी ने देश को सबसे पहले आर्थिक गुलामी की तरफ धकेला था। जब वह समाज आर्थिक गुलाम बन जाता है तो उसके बाद उसके लिए उसके पास लड़ने के संसाधन बहुत कम हो जाते हैं। आज फिर आपको उसी गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। सबसे पहले आती है आर्थिक गुलामी, फिर आती है राजनीतिक गुलामी। आज वही आर्थिक गुलामी का दौर चल रहा है। आपको मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। आंध्र प्रदेश में कई गांव के किसानों ने इकट्ठे होकर टोकन मनी पे, मतलब 1 रुपया 2 रुपये जो होती है ना, टोकन मनी होती है, 2250 एकड़ जमीन सरकार को दी थी। और ये कहा कि भाई सरकार यहां पे फैक्ट्री लगाए, सरकार यहां कोई कारखाना लगाए जिससे आसपास के नौजवानों को रोजगार मिले। 2250
स्टील का प्लांट लगा दिया गया आंध्र प्रदेश में, जिस स्टील प्लांट की कीमत आज के दिन 3 लाख करोड़ रुपए है, 3 लाख करोड़ रुपए। लेकिन उस स्टील प्लांट को आज बेचा जा रहा है और खरीदने वाला कौन है? गौतम अडानी 13,000 करोड़ रुपए में उसको खरीद रहा है, जिसकी वैल्यू 3 लाख करोड़ जो मुनाफे में चल रहा हो, उसको कितने में बेच रही है सरकार? 13,000 करोड़ में। जो आपकी जमीन पर, जो आपकी खून पसीने की कमाई से जो प्लांट खड़ा होगा, उसको आज नीलाम किया जा रहा है। अब देखो एक चीज, अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई कानूनों में खराब क्या, कानूनों में काला क्या, क्या समस्या होगी, किस तरीके से किसान मारे जाएंगे। तो लगभग 9-10 महीने से ये बता ही रहे हैं कि कौन से क्लोज में क्या दिक्कत, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या दिक्कत। मैं अब आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूं। अक्सर सरकार कहती है, आप भी सुनते होंगे, गोदी मीडिया के माध्यम से प्रचार आपके पास भी आता होगा कि भाई प्राइवेट खरीदने वाले आएंगे तो किसान को ज्यादा कीमत मिलेगी। सरकार ये बात कहती है, नहीं कहती? एक बार हाथ उठ करके बताओ एक बार। देखो, हम यहां कोई भाषण नहीं दे रहे, हम संवाद कर रहे हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। और संवाद एक तरफ से नहीं होता, संवाद दोनों तरफ से होता है। तो सरकार ये बात कहती है, नहीं कहती? ये बात बताओ एक बार हाथ उठ करके। कहती है ना। अब मैं आपको एक हिमाचल प्रदेश का ताजा उदाहरण देता हूं आपको। वहां पे अडानी की कंपनी ने सेब खरीदना कई साल पहले शुरू किया। पिछले साल 2020 में जो ए ग्रेड का, जो प्रीमियम क्वालिटी का जो सेब था, उसकी कीमत अडानी ग्रुप ने दी 88 रुपए किलो। ए ग्रेड वाला सेब हो गया जो मतलब पूरा 100%, जिसका लाल कलर है, जिसका साइज बहुत अच्छा है, जो आपको मॉल के अंदर 250 से 300 रुपए किलो में मिलता है, वो हो गया ए ग्रेड वाला प्रीमियम क्वालिटी वाला सेब। किसान को पिछले साल कितने दिए उसने? 88 रुपए किलो। अब की बार अडानी ने उसी ए क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी के सेब की कीमत 88 रुपए से घटा के कितनी कर दी? 72 रुपए किलो, यानी 16 रुपया प्रति किलो उसने घटा दिया। अब आप मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक बात बताओ कि पिछले 1 साल में आपकी लागत बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है ना जी। देखो, कुछ भाइयों ने तो कहा कि बढ़ी है, पिछले वालों ने कुछ नहीं कहा। भाई यदि आपको कहीं से सस्ता डीजल मिलता हो तो हमें भी बता दो, हम भी वहीं से ले आओगे। तो आपकी लागत बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है ना। डीजल महंगा हो गया, मजदूरी बढ़ गई, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ गए। लेकिन अडानी ग्रुप ने क्या करा? सेब की कीमत 16 रुपए किलो घटा दी, यानी अब आ गई 72 रुपए किलो। और मैं आपको बताऊं, जो ए ग्रेड क्वालिटी का सेब होता है वो पूरे बागान का मात्र 1/3 होता है, यानी मात्र 33% होता है। जिस सेब का कलर 60% से कम है, उसको अडानी दे रहा है 12 रुपए किलो। 2011 में अडानी उसी एक क्वालिटी के सेब के दे रहा था 65 रुपए किलो, और 10 साल बाद 2021 में कितने दे रहा है? 72 रुपए, यानी सिर्फ 7 रुपए की बढ़ोतरी करी। मेरे बुजुर्गों, जब आज वही किसान अपना सेब लेके, उसी क्वालिटी का सेब लेके हिमाचल की परमाणु और सोलन की एपीएमसी मंडी में जा रहे हैं, तो उस मंडी में, उस एपीएमसी में उनको उसी एक क्वालिटी के सेब के मिल रहे हैं 100 रुपए किलो, जिसके अडानी ग्रुप दे रहा है 72 रुपए किलो। तो सरकार तो कहती थी कि प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो दाम बढ़ेंगे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर 28 रुपए किलो कम दाम दे रहे हैं और एपीएमसी मंडी में आपको 28 रुपए ज्यादा दाम मिल रहा है। और इसमें सबसे खतरनाक बात, जब इतनी बड़ी कोई निजी कंपनी एक रेट तय कर दे कि भाई 72 रुपए किलो में खरीदेंगे,
तो बाकी छोटे व्यापारी, छोटी कंपनी बाहर जो होती है, वो किसान को कहती है भाई उसने 72 रुपए तय कर दिया तो उससे ज्यादा तो हम नहीं दे सकते, 72 से कम पे ही बात कर। यानी किसान पे ऐसी कंपनियों के कारण दोहरी मार पड़ती है। ये निजी कंपनी हिमाचल में सेब 4 से 5% ही खरीदती है, लेकिन बाकी जो बाहर व्यापारी खरीदते थे, छोटी कंपनियां खरीदती थी, वो भी फिर 72 रुपए से कम पे खरीदती है। 72 रुपए से ज्यादा वे नहीं देती। साथियों, इसलिए हम बार बार कहते आए हैं, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा बार बार कहता है कि एपीएमसी मंडी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आप एक बात बताना मेरे को, राजस्थान में बिहार की लेबर मजदूरी करने के लिए आती है या नहीं आती है? एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। आती है ना जी? अच्छा, एक बात सच सच बताना भाई, हरियाणा के, राजस्थान के ये वाले जिले हो गए, पंजाब हो गया, जो ये बिहार के भाई आते हैं मजदूरी करने के लिए, वे हमसे कम मेहनती हैं या ज्यादा मेहनती है? ज्यादा मेहनती है ना। और आप उनसे बात करके देखना, उनमें से 75 से 80% बिहार में 3-3, 4-4 एकड़ के जमींदार हैं, 3-3, 4-4 किलो के जमींदार हैं। हमारा कोई हरियाणा का, कोई पंजाब का, कोई राजस्थान का कोई भाई जो 4-5 एकड़ का जमींदार हो, वो कोई हजारों किलोमीटर दूर मजदूरी करने के लिए कोई जाता है क्या? नहीं जाता ना। और मेहनती भी हमसे ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद वे आने को मजबूर है। कारण क्या है कि इन्हीं सुधारों के नाम पे 2005 में बिहार में मंडियां खत्म कर दी गई थी। आज उनका धान, उनका मक्का सड़कों पे गिरा घूमता है, कोई खरीदने वाला नहीं है। जिसकी कीमत 1850 रुपए क्विंटल, व्यापारी दे रहे 500 रुपया क्विंटल। अब सोच के देखो, यदि कल को आपके गेहूं को 500 रुपया क्विंटल में खरीदने लग जाए व्यापारी, तो हमारा पड़ता लगेगा या नहीं लगेगा? अगर आज की कीमत में देखें और अपनी सारी मेहनत जोड़ ले, तो आज भी कुछ नहीं बचता। सिर्फ जमींदार के पास तो घर में 5 दाने खाने के बचते हैं, छठी चीज कोई नहीं बचती। तो यदि ये कानून वापस नहीं हुए, तो पूरे देश के किसानों को बिहार के किसानों की तरह मजदूर बना दिया जाएगा। यही सरकार का एजेंडा है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक तो बात की और करूंगा, क्योंकि आदरणीय धन्यवाद जी को भी पूरी बात रखनी है। साथियों, एक अक्सर, वैसे तो बीजेपी के भक्त अपने इलाकों में बहुत कम हो रखे हैं, जो एक आता है वो भी नहीं निकलता, ये बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी कोई एक आधा, खासकर ये जो सरकारी और दरबारी और शास्त्री होते हैं, ये कहते हैं कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बनाना संभव नहीं है। वो कहते हैं इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिएगा, वो कहते हैं इसके लिए 17.5 लाख करोड़ रुपए चाहिएगा, सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी? हम सिर्फ आपको एक आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं साथियों, ये सारे का सारा झूठा प्रोपेगेंडा है कि एमएसपी गारंटी कानून के लिए 17.5 लाख करोड़ चाहिए। हम आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि यदि सरकार की नीति और नीयत साफ हो, और यदि सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहे, तो 1.5 से 2.25 लाख करोड़ रुपए सालाना में 23 फसलों के लिए पूरे देश के लिए एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। इसकी टोटल वैल्यू अगर निकाले तो वो है लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए। ये कई स्टडी आई, कई सर्वे आए, बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग दौड़ाया। जो आपकी 23 फसल जिनका एमएसपी तय किया जाता है, उनका टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है साल की लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए। तो बात कहां का अटकी कि भाई एमएसपी गारंटी कानून के लिए 10.5 लाख करोड़ का खर्चा होगा। यही बात है नहीं है? भाई सारी की सारी फसल एमएसपी पे खरीदी जाए, उन फसलों की वैल्यू 10.5 लाख करोड़ होगी, तो एमएसपी गारंटी कानून के लिए 10.5 लाख करोड़ चाहिए या नहीं चाहिए?
सही है ना? लेकिन अब आप आगे एक बात बताओ जो हमने सोची ही नहीं। अगर किसी जमींदार के घर में 50 क्विंटल गेहूं है तो वो अपने परिवार के लिए, अपने पशुओं के लिए और प्रकृति के लिए, जमींदार सबसे बड़ा प्रकृति प्रेमी है। कोई मोर आ जाए, गाय आ जाए, सबसे अधिक सेवा वही करता है। अपने घर के लिए, अपने पशुओं के लिए कुछ गेहूं घर पे रखोगे या नहीं रखोगे? रखते हो या नहीं रखते हो? रखते हैं ना? तो मोटा मोटा लगभग 20 से 25% अनाज आपका घर में ही रहता है जिसका इस्तेमाल आप करते हो। अब बच गया बेचने लायक 75%, यानी 10.5 लाख करोड़ में से मोटा मोटा बात आ गई 7.5 लाख करोड़ का कैसे बिके। तो आज भी जो सरकार खरीदी करती है फसलों की, जितनी खरीदी आज करती है उसमें सरकार का 2,70,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। यानी 2,70,000 करोड़ की तो खरीद आपकी हो ही रही है। अब 7.5 लाख करोड़ में से बात बच गई 5 लाख करोड़ की। अब 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। एमएसपी से नीचे दाम गया ही नहीं। केरल की सरकार ने कहा कि यदि इन फसलों की मूल्य लागत जमा 20% से नीचे जाओगी तो हम बीच में हस्तक्षेप करेंगे। उसके लिए उन्होंने 35 करोड़ की घोषणा कर दी। बड़े कमाल की बात है, उस सीजन में उन फसलों के दाम लागत मूल्य जमा 20% से नीचे गए ही नहीं। यानी जब सरकार गारंटर बढ़ जाती है तो बहुत सारी हलचल बाजार से अपने आप खत्म हो जाती है। और एक आखिरी बात इसमें, भाई अगर गेहूं और धान को छोड़ दिया जाए, वो सरकार पीडीएस के माध्यम से सब्सिडी में देती है, लेकिन उसके अलावा जो फसलें सरकार प्रोक्यूर करती है, जो करेगी सरकार, उनको समुद्र में थोड़ी फेंकेगी। सरकार भी तो आगे व्यापार करेगी, सरकार भी तो आगे ट्रेड करेगी और 2 पैसे कमा के ट्रेड करेगी। तो सरकार जो हमसे खरीदेगी, तो सरकार जब उनको बेचेगी तो सरकार की भी आमदनी होगी या नहीं होगी? तो कुल मिला के सिर्फ 1.5 से 2.25 लाख करोड़ रुपया बचता है। यदि सरकार वो पैसा दे दे तो पूरे देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बन सकता है। यह स्थिति आज जमींदार की है। और साथियों, अंत में एक निवेदन आपसे करूंगा, जो ये लड़ाई चल रही है, या देश को बचाने की लड़ाई है, या देश की आर्थिक आजादी की लड़ाई है, आने वाले समय में जब आपके पोते पोती बड़े होंगे तो आपसे सवाल करेंगे कि चाचा, ताऊ, बापू, दादा, दादी जब देश को बचाने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर संघर्ष चल रहा था संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे? उस टाइम आप घर में बैठे थे या सड़क पर निकल कर संघर्ष कर रहे थे? ये सवाल वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये लड़ाई उन्हीं बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई लड़ाई है। सरकार के पास ना आपके लिए रोजगार, जमीन छीनने के लगातार कानून आ रहे, तो ये सवाल वो आपसे पूछेंगे। और यदि आप इस संघर्ष में तन, मन और धन से शामिल रहे तो आप छाती ठोक के ये बात कह पाओगे कि जब देश को बचाने की, किसानों को बचाने की लड़ाई चल रही थी तो हम सड़कों पर बैठ के संघर्ष कर रहे थे। आप घरों से छाती चौड़ी करके और नजर ऊपर उठा के ये बात कह पाओगे। और यदि आप घरों में बैठे रहेंगे तो यकीन मानना कि अपनी आने वाली पीढ़ियों, अपने पोते पोतियों के साथ नजरें मिलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अब आपको आने वाले समय में गर्व से जीना है या सिर नीचा करके जीना है, यह फैसला आपने करना है। जो एक छोटे छोटे बच्चे बैठे, ये हमारे बीच में बच्चा बैठा, शायद आज इस लड़ाई का महत्व ये नहीं समझ पाए, लेकिन 5 साल 7 साल बाद जाकर ये जरूर समझेगा
इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है अंत में, जो दिल्ली के मोर्चे लगे हुए हैं उन दिल्ली के मोर्चों को अधिक से अधिक मजबूत करो। संयुक्त किसान मोर्चा की जो भी कॉल आपके पास आवे उस कॉल को अधिक से अधिक लागू करो। 27 सितंबर का भारत बंद सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लो। और जो आपके, एक बात मैं आपको और कहूं, कहने के लिए या दिखने के लिए तो हम नेता हैं, लेकिन हमसे ज्यादा संघर्ष वो लोग कर रहे हैं जो जमीन पे घूम के, जो गांव गांव में जाके आप सब लोगों को जागरूक करते हैं। आपके यहां के बीच के भाई हैं। मेरा आपसे एक यही निवेदन है, जो आपके यहां के साथी जो ईमानदारी से, जो गैर राजनीतिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन पर आप विश्वास करते हो, उनके हाथ मजबूत करने का काम आप लोग करो। हम तो कभी साल 6 महीने में एक बार बुलाओगे आ जाएंगे, लेकिन आपका दिन प्रतिदिन लड़ाइयों में साथ जो देंगे, जो आपका नेतृत्व करेंगे, वो आपके यहां के वो लोकल भाई होंगे जो ईमानदारी से, जो बहादुरी से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उनके हाथ मजबूत करो, उनके ऊपर विश्वास रखो और उनकी एक कॉल को पूरी ऊर्जा से, पूरी हिम्मत से उस पर अमल करो। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर तुम्हें यही निवेदन फिर से है, दिल्ली के जो बॉर्डर लगे हुए हैं उन बॉर्डरों को मजबूत करो। यहां से आज जो ये सम्मेलन है, इस सम्मेलन से जितनी चीजें आपको मालूम पड़े, जितनी अच्छी बातें मालूम पड़े, उन बातों को गांव गांव में लेके जाके प्रचार करो। आप एक साधारण किसान नहीं, आप एक साधारण कार्यकर्ता नहीं, आप यहां के हर एक आदमी नेता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप गांव गांव में जाके प्रचार करोगे। यदि आपने गांव गांव में जाके प्रचार किया तो हमारा यहां पे आना सफल हो जाओगा। और यदि आप यही सुनकर और खड़े होकर और कुर्ता झाड़ के चले गए तो ये मान लो आपकी मेहनत भी फिर खराब गई और हमारी मेहनत तो खराब ही खराब गई। तो गांव गांव में जाके इस आंदोलन का प्रचार अपनी जिम्मेदारी मान के करोगे या नहीं करोगे? हाथ ऊपर करके बताओ एक बार सारे। किसान मजदूर एकता। और मैं शायद मेरे बाद अब हमारे वरिष्ठ नेता जगजीत सिंह जी बोलेंगे, तो उनके बोलने से पहले एक निवेदन है, हाथ ऊपर करके जोरदार नारे जरूर लगाएंगे। और उस रोड वाले को भी, सड़क पे जाने वाले को भी आपकी आवाज सुननी चाहिए, उसको भी कुछ पता लगे। देखो, जो आंदोलन को जितवाना चाहता है, जो आंदोलन को जीतना चाहता है, जो जमींदारों का